हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और बड़ी सिंसियरिटी के साथ में अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 उसकी तीसरी किताब और उसका जो सेकंड चैप्टर है, या फिर आप इस तरह से कह लें कि हमारी हिस्ट्री क्लास 12 की जो थीम नंबर 11 है उसका डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अवध की जो रिवोल्ट थी उसको पूरा पढ़कर ख़त्म किया था। आज हम लोग उसके आगे से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जो पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो रेबल्स थे, जो ये रिवोल्ट कर रहे थे 1857 का, जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी है, या फिर इस जंग को ये लोग आगे लेकर चले थे, ये लोग आखिर चाहते क्या थे। ये तो क्लियर हो गया था कि ये लोग अंग्रेज़ों को हटाना चाहते थे, अंग्रेज़ों को हटा कर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ देना चाहते थे। मगर उसके बाद क्या, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यवस्था को हटाओगे तो उसकी जगह फिर आपको किसी दूसरे तरीके की व्यवस्था लानी पड़ेगी। अगर आप मुगल अंपायर को हटाओगे तो उसकी जगह पे फिर मराठा रूल आया, मराठा रूल के बाद में फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया। तो पॉइंट यह है कि अगर एक चीज़ जाती है, एक व्यवस्था जाती है, तो फिर उसके बाद में दूसरी व्यवस्था आती है। तो अंग्रेज़ अब अगर अंग्रेज़ जो हैं उनका पूरा एक रूल स्टैब्लिश हो गया है और रेबल्स जो हैं या फिर आपके जो क्रांतिकारी हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो इनको हटा रहे हैं, वो इनको यहाँ से खदेड़ देना चाहते हैं, हिंदुस्तान से निकाल देना चाहते हैं। तो उसके बाद में फिर आखिर ये लोग क्या करेंगे, उसके बाद में किस तरीके का निज़ाम होगा, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या आखिर किस तरीके से इस देश को चलाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर आप संक्षिप्त तरीके से पूछना चाहें कि आप चाहते क्या हैं, अगर आप ये एक्टिविटी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहे हैं, जो लड़ाई या फिर जो जंग आप लड़ रहे हैं, जीत गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब जो है वो हम लोग इस सेशन में तलाशना शुरू करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा व्हाट डिड द रेबल्स वांटेड। इसको करने के बाद में इसी से जुड़े हुए फिर जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनका ताना बाना हम लोग जोड़ते चलेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो और जो पहला टॉपिक हमारा आज रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट डिड द रेबल्स वांट। तो अभी जो सवाल उठता है या फिर ये जो प्रश्न उठता है कि रेबल्स आखिर चाहते क्या थे, इसका हमारे पास कोई सीधा या फिर हमारे पास प्रत्यक्ष जवाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि रेबल्स ने अपना बहुत ज़्यादा अकाउंट जो है वो पीछे छोड़ा नहीं है और जीतने वाले इस रिवोल्ट को अल्टीमेटली अंग्रेज थे। अंग्रेज इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को दबा गए या फिर उन्होंने इस पूरी की पूरी चीज़ को या पूरे के पूरे मूवमेंट को जो है क्रश करके रख दिया। तो उसके बाद में अगर रेबल्स ने कोई रिकॉर्ड्स अपने छोड़े भी थे तो उसमें से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह अंग्रेजों ने मिटवा दिए, हटवा दिए। तो रेबल्स ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड छोड़े नहीं। जो रिकॉर्ड छोड़े गए थे उसमें से एक बहुत हाई संभावना है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो अंग्रेज़ों ने शायद नष्ट करवा दिए होंगे। प्लस आपके जो रेबल्स वगैरह के मैक्सिमम जो आपके सिपाही वगैरह थे वो पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनके पास इस तरीके के कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स वगैरह छोड़ने की क्षमता भी नहीं थी और ना बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी। इसलिए हमारे पास रेबल्स के इरादों को समझने के लिए, उनके इंटेंशंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है नहीं। हमें उनके बारे में जो भी एक अच्छी खासी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है ये उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह से बनती है जो अंग्रेज़ों ने खुद लिखे थे। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ क्योंकि रिवोल्ट में जीत गए थे और रिवोल्ट को उन्होंने दबा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसमें उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई किया था, उसमें अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें की थी और रेबल्स के बारे में जो भी बोला था वो बुरा ही बोला था। तो अब हमको यहां पर ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजों की लिखी हुई बातों को आंख बंद करके भरोसा करना है। हमको एक कला सीखनी पड़ेगी, वो है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि अंग्रेज जो बात कह रहे हैं जो या फिर जो बात कहना चाहते हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। कई बार आपको लिखे हुए शब्दों के बीच में उनके भाव को समझ के पढ़ना पड़ता है और उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सामने वाला कितनी जो है इसमें सच्चाई बोल रहा है और कितना जो है इसमें ये अपनी तरफ से बना के इन बातों को बता रहा है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अंग्रेजों ने लिखे रिवोल्ट वगैरह के, इनको अगर हम लोग थोड़ा केयरफुली पढ़ें तो उससे हमको रेबल्स के बारे में और रेबल्स के इंटेंशंस के बारे में एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग लग जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि आपके विक्टर्स जो थे इस पूरे के पूरे चीज में वो अंग्रेज थे, तो इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं वो अंग्रेजों के देखने को मिलते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स में अंग्रेजों ने अपने खुद के ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस और हीरोइज्म जो है उसके बारे में गुणगान कर रखा है, यानी कि अपनी वीरता, अपनी बहादुरी के किस्से, अपनी जनरॉसिटी, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बिना मतलब में बड़ा चढ़ा के बातें वगैरह की हुई हैं। और जो आपके रेबल्स वगैरह थे जिन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया था, इनको इन्होंने अनग्रेटफुल और बार्बरिक पीपल के तौर पर डिसमिस कर दिया है। मतलब ये कि ये ऐसे लोग थे जो हमारी फौजों में काम करते थे, हमारे खिलाए पिलाए हुए लोग थे और ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए, यानी कि ये नाशुक्रे थे पहली चीज, और ये बार्बरिक थे क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ऐसी चीजें करी हैं जो सिविलाइज्ड लोग नहीं किया करते थे। इस तरीके की बातें अंग्रेजों ने अपनी किताबों में रेबल्स के बारे में लिखी। अब ये खुद नहीं बताते कि इन्होंने रेबेलियन के नाम पर
को दबाने के नाम पर लोगों को तोपों से बांध बांध के उड़ा दिया था, वो बार्बरिज्म का एक्ट ये लोग कभी नहीं कहेंगे। खैर वो एक अलग बात हो जाती है। मगर रेबल्स वगैरह को जहां जहां पे अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाया है अनग्रेटफुल लोगों के तौर पे, ऐसे लोग जो नाशुक्र हैं, जिनके ऊपर एहसान किया गया था उन्होंने एहसान फरामोशी करी, और दूसरा ऐसे लोगों के तौर पर जो बार्बरिक थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा बुरे पाश्विक कृत्य किए हैं, ऐसे कृत्य किए हैं जिनको अमानवीय कहा जा सकता है। अब क्योंकि ये लोग हार गए, आपके जो रेबेलियंस थे इनको दबा लिया, रेबल्स जो थे इनको दबा दिया गया, तो उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने खूब बदले भी लिए हैं। हर वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ या फिर हर वो टाउन या फिर हर वो गांव जिसने रिवोल्ट में मदद करी, उसके खिलाफ अंग्रेजों ने कम अत्याचार नहीं किए या फिर कम बदले नहीं लिए। तो कुल मिला के रेप्रेशन जो है अंग्रेजों के टाइम पीरियड में रिवोल्ट वगैरह का और रिवोल्ट के बाद में भी लोगों का काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है। और इस रेप्रेशन के तहत दो तीन चीजें ये लोग करना चाहते थे। एक तो लोगों के मन में डर बैठाना था कि आगे से आप लोग इस तरीके की हिमाकत ना करें और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। तो ये बात लोगों के मन में उतारनी थी। दूसरी बात जो इनको करनी थी वो ये थी कि वो किसी भी तरीके से लोगों की आवाज को दबाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इतिहास में ये बात जाए कि आखिर रेबल जो थे वो क्या चाहते थे, रेबेलियन के पीछे के जो एक्चुअल कारण थे वो क्या थे और किस तरीके से रेबेलियन आगे बढ़ी, कैसे अंग्रेजों को शुरुआती दौर में मुंह की खाना पड़ी और इस तरीके की बाकी चीजें। वो लोग नहीं चाहते थे ये सारी बातें आने वाली पीढ़ियां जाने या इतिहास में जो है बातें दबी रह जाएं। इसलिए रेप्रेशन वगैरह कर करके आपने दमन और अत्याचार कर 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 काफी मात्रा में जो है लोगों की आवाज को भी दबाया है। तो नतीजा ये निकला कि बहुत कम ऐसे रेबल्स हुए, बहुत कम ऐसे आपके विद्रोही ताकतें हुई जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि वो ये जो पूरे के पूरे इवेंट हुए हैं, जो पूरा का पूरा रिवोल्ट हुआ है, इसके बारे में वो अपना कोई वर्जन रिकॉर्ड कर पाए, अपनी तरफ से जो है कोई रिटर्न रिकॉर्ड छोड़ पाए, जिससे पढ़कर उनका भी पक्ष समझ में आए कि आखिर वो लोग ये रेबेलियन क्यों कर रहे थे और इस रेबेलियन के तहत वो लोग चाहते क्या थे। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई और बहुत कम रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। एक वजह यह भी थी कि जो आपके सिपाही वगैरह थे और जो ऑर्डिनरी लोग वगैरह थे वो लिटरेट नहीं थे। तो आप लिखे पढ़े ही नहीं हो, आपने लिखना पढ़ना सीखा नहीं है, तो फिर आप रिकॉर्ड कैसे छोड़ोगे। तो बहुत कम रिकॉर्ड्स आपको रेबल्स के देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आपको अंग्रेजों के देखने के लिए मिलते हैं। अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में इनको जिस तरीके से पेश किया गया है और अंग्रेजों ने खुद को जिस तरीके से पेश किया गया है, कुछ भी सच नहीं है। हमको रीडिंग बिटवीन द लाइन सीखना पड़ेगी और आपकी दो लाइनों के बीच में जो नहीं लिखा गया है वो पढ़कर हम लोग काफी हद तक सच के करीब पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट सच नहीं जान पाएंगे मगर काफी हद तक हम लोग सच के करीब पहुंच सकते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के कारण जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, लास्ट में हमारे पास कुछ थोड़े बहुत आपके प्रोक्लेमेशंस हैं और कुछ आपके पास में इश्तिहारात वगैरह हैं। प्रोक्लेमेशंस का मतलब होता है डिक्लेरेशन, वो जो आपके पुराने टाइम पीरियड में मुनादी पिटवाई जाती थी, फिर बोला जाता था कि सुनो सुनो सुनो, और उसके बाद में राजा के जो बड़े बड़े घोषणा पत्र यूं खोल के पढ़े जाते थे, उस तरीके के प्रोक्लेमेशंस या डिक्लेरेशंस के अलावा और कुछ इश्तिहारात वगैरह जिनको कहीं पर लिख कर टांगा जाता था या फिर लोगों के बीच में पढ़कर सुनाया जाता था। इन पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशंस, कुछ आपके प्रोक्लेमेशंस और कुछ इश्तिहार या कुछ नोटिफिकेशंस के अलावा हमारे पास ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं नहीं जिसकी मदद से हम लोगों को रेबल्स का पर्सपेक्टिव समझ में आए, जिसमें हमको उनका वर्जन मिले, जिससे यह पता चले कि आखिर वो लोग ये रिवोल्ट क्यों लड़ रहे थे, उनका अंग्रेजों के बारे में क्या थॉट प्रोसेस था, क्या वो रीजंस थी कि जिनके प्रति उन्होंने 100-125 साल तक ईमानदारी और वफादारी से काम किया, जिनकी फौज में आप एकदम से बागी हो गए उनके खिलाफ। वो सारे चीजें या वो सारा पर्सपेक्टिव, वो उनका वर्जन जो है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं निकल कर आते। कुछ आपके पास थोड़े बहुत इश्तिहारात वगैरह हैं और कुछ आपके पास थोड़े बहुत प्रोक्लेमेशन है। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि मैक्सिमम कंटेंट जो आपके पास 1857 का है वो अंग्रेजों का लिखा हुआ है और यही आपका मेजर सोर्स हो जाता है अगर आप 1857 के इवेंट्स की या रिवोल्ट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजों के ही लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय करना पड़ता है। अब यहीं पर यह कला कि दो लाइनें जिनके बीच में कुछ नहीं लिखा गया है वो पढ़ना अगर आपको आ गया तो उसकी हमको यहां पर काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर अंग्रेजों का वर्जन जो लिखा हुआ है आप उसी को सच मान लोगे और वो वर्जन सच है नहीं। हर चीज के 2-3 पहलू होते हैं। लेट्स से अगर कोई लड़ाई होती है तो उसमें जो दो लोग लड़ रहे हैं या जो दो पक्ष लड़ रहे हैं, सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। एक पक्ष का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, दूसरे पक्ष का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और तीसरा पर्सपेक्टिव जो है वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होता है। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बनाने के पहले आपको दोनों के पर्सपेक्टिव सुनना पड़ेंगे, दोनों के जो है वर्जन, दोनों के जो पक्ष हैं उनको आपको सुनना पड़ेगा। अब अगर एक पक्ष
को पूरी तरह लगभग मिटा दिया गया है, और दूसरा वाला पक्ष बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सच है। अगर इस तरह से चला जाए तो फिर उसका न्यूट्रल पर्सपेक्टिव जो है, न्यूट्रल एनालिसिस हो नहीं पाएगा। हमारे पास क्योंकि इनके बहुत ज्यादा लिखे हुए डॉक्यूमेंट नहीं है, और हम लोग क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। नहीं अगर ऐसा होगा तो फिर हमें रेबल्स के दिमाग में जो बातें लिखी गई हैं या रेबल्स के माइंड में जो सारी चीजें थी वो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी, वो बहुत आसानी से समझ में नहीं आने वाली। चले, तो रेबल्स का एक तो हमारे पास कंटेंट कम है, हम लोगों ने देख लिया कि बहुत ज़्यादा रेबल्स का लिखा हुआ, उनका वर्जन बताने वाला हमारे पास कंटेंट है नहीं। मगर जो भी रेबल्स का लिखा हुआ कंटेंट हमें थोड़ा बहुत भी देखने को मिलता है, उसमें दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक तो इन्होंने समाज के हर तबके से जो है अपील करी थी, अपने जो भी प्रोक्लेमेशन इन्होंने निकाले, जो भी इश्तेहारात वगैरह इन्होंने निकाले, सब में रेबल्स एक चीज़ कर रहे थे, समाज के हर तबके से जो है वो अपील कर रहे थे कि आप लोग इस रेबेलियन में शामिल हों या किसी तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करें या फिर आप अपना योगदान करें। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्रीड क्या है, इट डजंट मैटर। आप समाज के किसी भी तबके से आते हो, सोसाइटी से, रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, बट आपने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना है, अपना योगदान देना है। एक तो ये चीज जो है रेबल्स अपने इश्तेहारात और अपने प्रोक्लेमेशंस में लगातार जो है इसकी लोगों से इस चीज की अपील कर रहे थे। इसके अलावा जो इनके इश्तेहार निकल रहे थे रेबल्स वगैरह के, जिसके तहत ये लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग आइए और आप रिवोल्ट के साथ में जुड़िए, इन इश्तेहारात वगैरह में एक चीज थी कि ये लोग बोल रहे थे कि आपको वो वक्त याद होगा जो अंग्रेज नहीं आए थे जब, तो उसके पहले हम लोग कैसे रहते थे, हिंदूज और मुस्लिम सब लोग जो है वो एक साथ में जो है पास्ट में सब मिलकर रहते थे और एक बहुत बढ़िया पीसफुल को एग्जिस्टेंस वगैरह हुआ करता था। अलग अलग कम्युनिटीज वगैरह का किसके बीच, किसके अंडर में, मुगल अंपायर के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेबल्स के जो इश्तेहारात वगैरह आते थे इसमें मुगल अंपायर के टाइम पीरियड में लोगों का जिस तरीके का एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस वगैरह चल रहा था उसके बारे में बार बार जो है एम्फेसिस कर जिक्र किया जाता था। तो अब इसी तरीके का एक प्रोक्लेमेशन हम लोग पढ़ेंगे और उससे हमको ये समझने में आसानी मिलेगी, जिस सवाल के साथ में हम लोगों ने अपनी बातचीत शुरू करी थी कि रेबल चाहते क्या थे। रेबल्स ने अभी तक उनके मन में क्या था वो उस सवाल का हमको जवाब नहीं मिला है, मगर हमको एक बात समझ में आई है जो ये ऊपर लिखा हुआ है, विजन ऑफ यूनिटी। यहां से हमको इनके जो इश्तेहारात वगैरह हैं वो पढ़कर एक बात समझ में आई है कि ये लोग अंग्रेजों के पहले मुगल अंपायर टाइम पीरियड का, जो मुगल अंपायर का जो टाइम पीरियड था उसका ग्लोरिफिकेशन जरूर करते थे, और उसका उस टाइम पीरियड में जो एक हिंदू मुस्लिम एकता और शांति और भाईचारा और कोएग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा था, उसका जो बखान है यहां पर किया गया है, उसको जो है यहां पर ग्लोरीफाई किया गया है। अब इसी तरीके के इश्तेहारात को हम लोग बैठकर इत्मीनान से यहां पर देखेंगे, उससे हमको इस सवाल का जवाब काफी हद तक मिलेगा कि आखिर रेबल्स के मन में था क्या, रेबल्स जो थे वो चाहते क्या थे। चलें जी, तो ये जो आपका प्रोक्लेमेशन है, ये जो पर्टिकुलर एक आपका इश्तेहारात हैं, ये जो डिक्लेरेशन है जिस के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे, इसका नाम है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, और ये 25 अगस्त 1857 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे 12th बोर्ड में आप अपीयर कर रहे हो तो उसके लिए भी, चाहे आप यूपीएससी के लिए किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हो उसमें भी, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिसमें सवाल वगैरह लगातार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो इसको आप लोग मतलब डिटेल में देखेंगे। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा, इसे डिटेल में देखकर अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज करना, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857, ये कुछ जो गिने चुने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं रेबल्स के पर्सपेक्टिव को समझाने वाले, उनमें से एक डॉक्यूमेंट है, और ये काफी हद तक दो बातें बताता है कि आपका रेबल्स का विजन क्या था, पहली चीज, और दूसरी बात ये बताता है कि रेबल्स आखिर चाहते क्या थे। जो हमारा सवाल है उसका जवाब हमें काफी हद तक यहां से क्लियर हो जाता है। तो ये वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ अवर नॉलेज अबाउट व्हाट रेबल्स वांटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमारा रेबल्स के बारे में जो भी नॉलेज है, रेबल्स जो चाहते थे उसके बारे में जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उन जिन डॉक्यूमेंट्स में से आती है उनमें से एक मेन डॉक्यूमेंट है। अब इसमें कई सारे आपके सेक्शंस वगैरह बने हुए हैं और हर एक सेक्शन जो है समाज के किसी ना किसी एक प्रोमिनेंट तबके को एड्रेस कर रहा है। मतलब ये प्रोक्लेमेशन आपका पूरा इस तरीके से बना हुआ है, इसमें भी काफी सारे आपके सेक्शंस हैं और हर एक जो सेक्शन है वो समाज के किसी ना किसी एक तबके को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ये सेक्शन जो है वो लेट से एक पर्टिकुलर तबके को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इस सेक्शन में किसी दूसरे की बात की जा रही है, इसमें तीसरे की बात की जा रही है, इसमें चौथे की बात की जा रही है, और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट आपके चाहे हिंदूज हों चाहे मुस्लिम्स हों, दोनों से अपील करता है कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, आपने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाना है और अंग्रेजों को खदेड़ने में रेबल्स की मदद करनी है। अब इसके क्या क्या सेक्शन थे और किस सेक्शन में समाज के किस तबके को क्या क्या बोला गया था, क्या बात की गई थी उनसे, उनको क्या प्रोमिसेस किए गए थे, उनसे क्या मांगा गया था, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और इसके एक एक सेक्शन को हम लोग देखेंगे। कई बार एक सवाल ये उठता है कि भाई इसको जो है लेकर कौन आया था, इस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को लेकर कौन आया था। तो इसको लेकर इतिहासकारों के मन में कई सारे तरीके की भ्रांतियां हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के रिलेटिव्स इसको लेकर आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि कोई रेबल लीडर इसको लेकर आए थे। तो ये एक आपका संशय की स्थिति इसके ऊपर बनी हुई है। मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसकी मदद से हम लोगों को यह पता चलता है कि रेबल्स वगैरह के मन में क्या था और वो समाज के तबकों से रिवोल्ट में क्या चाहते थे। तो अब वो सारी चीजें हम लोग इसके बाद से देखना शुरू करेंगे कि किस किस सेक्शन से उनकी क्या क्या डिमांड्स हुआ करती थी। पहला सेक्शन था जमींदार। ये जमींदारों को एड्रेस करते हुए ये जो पहला सेक्शन इन्होंने लिखा है, इसमें ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जमींदारों को एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी जाएगी। पहले तो ये लोग बोलते हैं कि हमें पता है आपके साथ में अंग्रेजों ने क्या किया है, हमें पता है कि किस तरीके से आप लोगों की जो है इंसल्ट की गई है, किस तरह से आपकी जागीरें जो हैं उनको नीलाम किया गया है, किस तरीके से आप लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रेवेन्यू मांगा गया और कैसे धीरे 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 आपको अपने ही घरों से, अपने ही गाँवों से, अपने ही जागीरों से बेदखल कर दिया गया। हमको सारी बातें पता हैं। इस तरीके से ये जमींदारों को एड्रेस करते हैं और फिर उसके बाद में ये लिखते हैं कि अगर आप हमारा साथ देते हैं, अगर आप रेवेलियन में हमारी मदद करते हैं, तो जब ये रेवेलियन कामयाब होगी और फाइनली जब बादशाह की गवर्नमेंट फिर से आ जाएगी, यानी कि दूसरे शब्दों में जब मुगल रूल फिर से स्थापित हो जाएगा, तब हम आपको आपकी जागीरों के ऊपर एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी देंगे, यानी कि उनमें सिर्फ आपका राज चलेगा, उसमें सिर्फ आपकी जो है बात चलेगी और कोई और जो है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। दूसरा ये कि जो टैक्स वगैरह आपकी जागीरों पे लगने हैं या फिर जो रेवेन्यू डिमांड की जानी है वो बहुत ज्यादा सस्ता होगा या वो बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा, वो काफी ज्यादा लाइट कर दिया जाएगा। जो जुमा वर्ड यहां पर आ रहा है, कई जगहों पर हम लोगों ने इसके पहले आपका जब कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड पढ़ा था तो वहां पर जामा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जामा शब्द का मतलब भी रेवेन्यू डिमांड है और जुमा शब्द ये अवध के इलाके में जो बोला जा रहा है इसका मतलब भी रेवेन्यू डिमांड है। जामा शब्द का इस्तेमाल बंगाल तरफ के क्षेत्र में हो रहा था और जुमा जो शब्द है इसका इस्तेमाल जो है ये आपका अवध वगैरह के इलाके में या नॉर्थ इंडिया के दूसरे पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन्होंने ये बोला कि अब आपसे हम लोग कम मात्रा में जुमा लेंगे, जितना अंग्रेज मांग रहे हैं तो उससे बहुत कम टैक्स या बहुत कम रेवेन्यू डिमांड लगाई जाएगी। दूसरा, आपका जो ऑनर और डिग्निटी बहुत ज्यादा छिन्न भिन्न हुआ है, जो बहुत ज्यादा वायलेट हुआ है, हम लोग इसको फिर से रिस्टोर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा वादा इन्होंने किया था रेबल्स ने या फिर आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ने, वो ये था कि आपके एसेट्स का, आपके ना या फिर आपकी जागीरों का ना तो कोई कभी कन्फिस्केशन होगा, यानी कि ना अब हम लोग उनको कुर्क करेंगे और ना उनकी नीलामी की जाएगी। तो ये कन्फिस्केशन और ऑक्शन वगैरह अब नहीं होगा जो पहले होता आ रहा था, और इस तरीके से आपका जो पुराना टाइम पीरियड था वो आपको लौटाया जाएगा। इस तरीके से जमींदारों से जो है प्रोमिसेस किए गए, वो बदले में इनका सपोर्ट जो है रिवोल्ट वगैरह के लिए मांगा गया। अगला जो सेक्शन था ये था व्यापारियों का, मर्चेंट्स वगैरह को ये सेक्शन एड्रेस करता है, और उसमें वो लोग ये बोलते हैं कि हमें पता है कि जैसे जैसे अंग्रेज आए और इन्होंने धीरे धीरे आपकी व्यापार वगैरह के ऊपर अपनी पकड़ बनाई है, तो धीरे धीरे आप लोगों का व्यापार खत्म हो गया है, या फिर आप लोग जो प्रोमिनेंट व्यापार किया करते थे अब वो सब लॉस मेकिंग में चला गया है। हजारों काश्तकार जो है उनका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया है, आपकी टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री बढ़ गई और काफी हमारे जो है स्थिति ठीक नहीं चल रही, हमें सब पता है। मगर ये सारी की सारी चीजों के पीछे जो एक व्यक्ति या फिर एक संस्था जिम्मेदार है वो है अंग्रेज। तो अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं, अगर आप हमारी मदद करते हैं और ये रिवोल्ट कामयाब होती है, तो बादशाह गवर्नमेंट, बादशाह की जो सरकार है वो आएगी। उसके बाद में आपकी जो मोनोपोली है अंग्रेजों की ट्रेड के ऊपर ये लोग जिस तरीके से अपना एक पूरा का पूरा एक मुश्त अधिकार करके बैठे हुए हैं, इसको खत्म किया जाएगा। इसको पूरी तरीके से हम लोग जो है मिटाएंगे, अंग्रेजों के व्यापार करने की सारी प्रैक्टिसेस को निपटाया जाएगा। और चाहे अब हिंदुस्तान में जमीन के थ्रू व्यापार हो, चाहे पानी के थ्रू व्यापार हो, ये सारा का सारा व्यापार सिर्फ यहां के रहने वाले जो आपके नेटिव्स हैं, ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन किया जाएगा विदाउट एक्सेप्शन। सिर्फ हिंदुस्तानी जो है वही यहां पर व्यापार कर पाएंगे, अंग्रेजों को फिर अब इसके बाद इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। एंड अंग्रेजों की जो एक्टिविटीज हैं जिसके कारण आपकी पूरे व्यापार जो है बैठ गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान आप लोग उठा रहे हैं, उन सारी चीजों को बदला जाएगा। बदले में हम लोग अभी आपसे ये चाहते हैं कि जितने भी आपके मर्चेंट्स वगैरह हैं या जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं, वो मैन और मनी के साथ में हमारी हेल्प करें, लोग भी सप्लाई करें लड़ने के लिए, और हमको पैसा वगैरह भी दें ताकि हम
लोग अपने रेबल को फाइनेंस करके हथियार वगैरह जुटा सकें और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। ये जो है आपका सेक्शन नंबर 2 है, जिसमें मर्चेंट्स के बारे में बातचीत की गई है इसी आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 3, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स की बात की गई है। अब पब्लिक सर्वेंट्स ये वो लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नौकरी वगैरह कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्यूरोक्रेसी में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे जो आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं जिनमें जो लोग अभी काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर ये तीसरा सेक्शन लिखा गया है। और इसमें इनको ये बोला गया है कि हमको पता है कि तुम्हारी परिस्थितियां क्या हैं, कितना वो तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, कितनी वो तुम्हारी रेशियल अब्यूज करते हैं और कितनी कम तनख्वाहों पर वो तुमसे काम करवा रहे हैं। अगर आप रेबल्स के साथ में मिल जाते हो, अगर आप अपनी लॉयल्टी स्विच करते हो, तो फिर आपको एक तो सैलरीज वगैरह ज्यादा मिलेंगी, दूसरा हमको यह भी पता है कि आप लोगों को सिर्फ कुछ छोटी मोटी पोस्ट वगैरह दी जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट और बड़ी पोस्ट हैं वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व्ड है। जो अंग्रेज बहादुर इंग्लैंड से आता है वो इन पोस्ट वगैरह पे बैठता है, अच्छी मोटी तनख्वाहें कमाता है और आप लोग सिर्फ मुंह देखते हैं, हमको ये बात पता है। तो एक तो हम लोग आपको ज्यादा तनख्वाहें देंगे अगर आप रेबल्स वगैरह के साथ में आ जाते हैं और बादशाह गवर्नमेंट लाने में मदद करते हैं। दूसरा ये कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आपको एंटाइटलमेंट भी रहेगा हायर पोस्ट वगैरह के लिए फ्यूचर में। सब खत्म कर जब एकदम नया शासन लाया जाएगा तब हायर पोस्ट वगैरह जो है उनके लिए आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा, आपको हायर पोस्ट वगैरह पे भी जो है अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। फिलहाल बादशाही गवर्नमेंट के साथ में आ जाइए, अपने अपने जो लॉयल्टीज वगैरह स्विच करिए और बादशाही गवर्नमेंट जो है, रेबल्स वगैरह जो हैं उनकी मदद करिए ताकि आपके लिए सारी चीजें की जा सकें। इसके बाद में आपका चौथा सेक्शन जो था वो काश्तकारों को या आर्टिसंस वगैरह को समर्पित था। जो शिल्पकार हैं, जो हस्तकला करते हैं या फिर जो आपके पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर जो आपका कढ़ाई का काम करते हैं, जरी का काम करते हैं, जितने भी आपके आर्ट्स और वो सारी चीजें की जाती हैं स्कल्पचर वगैरह में, उन सबको एड्रेस करते हुए चौथा सेक्शन लिखा गया है। इसमें यह बोला गया है कि जब एक बार आप, हमको पता है कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आप लोगों के व्यापार को बैठा दिया है और इसके कारण आप लोगों की अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आपके सामने आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया है, आप लोग जो बहुत ज्यादा कमाया करते थे अपने स्किल्स वगैरह से वो सब बैठ गई हैं, सब ठप पड़ गया है। मगर हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बादशाही गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद में आपको राजाओं की सर्विसेज में रखा जाएगा, आपको बादशाहों की सर्विसेज में रखा जाएगा और आपकी जो अमीर उमराव हैं उनकी सर्विसेज में रखा जाएगा। जितने भी नेटिव आर्टिसंस हैं आपको बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिए जाएंगे और उससे आपको उसके लिए आपको अच्छी मात्रा में पेमेंट किया जाएगा। दूसरे शब्दों में आपके जो पुराने दिन है प्रॉस्पेरिटी के वो लौट कर आएंगे। फिलहाल आपसे हम लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, एक तो अंग्रेजों के लिए जो भी आप काम वगैरह कर रहे हैं वो सारी सर्विसेज वगैरह आप छोड़ दीजिए, दूसरी चीज आप ये करिए कि अपनी लॉयल्टी स्विच करिए और आप हमारे साथ मिल जाइए। ये इन लोगों का कहना था। अगला जो है वो आता है आपका सेक्शन नंबर 5 और इसमें जो आपके रिलीजियस लीडर्स वगैरह हैं इनको एड्रेस किया गया है। इसमें जो आपके फकीर वगैरह हैं, जो पंडित हैं, जो दूसरे आपके लर्न्ड और रिलीजियस पर्संस हैं, उन सबको एड्रेस कर ये बोला गया है कि अपने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने अपने मजहब को बचाने के लिए, अपने अपने धर्म के नाम पर, अपने अपने मजहब के नाम पे, अपने धर्म की खातिर, अपने मजहब के खातिर, अपने अकीदे की खातिर आप लोग इस रेवेलियन में अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि एक धर्म युद्ध है, ये एक जिहाद है या फिर एक होली वॉर है और ये आपको लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सबकी जो है स्थिति वगैरह खराब हो जाएगी, हम सबकी जो है परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी अगर इस होली वॉर को आपने नहीं लड़ा और अंग्रेजों को खदेड़ने में हमारी मदद नहीं करी। तो हम लोगों ने देखा कि ये प्रोक्लेमेशन जो है किस तरीके से समाज के अलग अलग प्रोमिनेंट तबकों को एड्रेस कर रहा है और किस तरीके से वो अपने साथ में उनको मिलाना चाहता है। कुल मिला के यहाँ से एक अंदाज़ा या फिर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लगती है कि अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे ये रेबल्स, उनके पहले का जिस तरीके का निज़ाम था, जिस तरीके की व्यवस्था थी, स्पेसिफिकली जो मुगल अम्पायर था, शायद उसको रिस्टोर करना चाहते थे या फिर उसी तरीके के जो टाइम पीरियड था उसी में लौटना चाहते थे। एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से मिलती है, एक्सप्लिसिटली ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर हाँ ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि बादशाही गवर्नमेंट लौटने के साथ में ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। चले आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से एक बात ये जो समझ में आती है कि जो प्रोक्लेमेशन है इसने हर उस चीज़ को जिसका अंग्रेज़ों से कोई भी लेना देना था, अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ में कोई लेना देना था, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि फिरंगी राज के साथ में जो भी लेना देना था उसको इस प्रोक्लेमेशन ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। फिरंगी राज जो शब्द है या जो फिरंगी शब्द है ये रेबल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रोक्लेमेशन की इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है, ब्रिटिश रूल से रिलेटेड या फिर फिरंगी राज, जैसा कि वो लोग बोला
बोला करते थे ब्रिटिश रूल को, उसके साथ में जुड़ी हुई हर चीज को हम लोग कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और उन्होंने अंग्रेजों को कंडेम किया था, अंग्रेजों के खिलाफ वो जो क्षोभ या जो गुस्सा था उसके जो मेजर फैक्टर्स उन्होंने गिनाए, जो अंग्रेजों को उन्होंने कंडेम किया। सबसे पहला उन्होंने ये बोला कि आपने एनेक्सेशंस किए हैं उस चीज के लिए। दूसरा इन्होंने इस बात के लिए कंडेम किया कि अपने शब्दों पर कायम नहीं रहे। इन्होंने जो ट्रीटीज वगैरह करी थी, इन ट्रीटीज वगैरह को उन्होंने लगातार तोड़ा है। अपनी जो प्लेजेस वगैरह थी उनको आपने कभी निभाया नहीं। आपने जो शर्तें या संधियां करी आप उसमें लगातार धोखेबाजी करते रहे। और इसके बेसिस पे फाइनली ये लोग ये कहते हैं कि भाई अंग्रेज जो हैं इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये जो ब्रिटिश नहीं है ट्रस्टवर्थी नहीं है, ये लोग कभी भी आप पे धोखा दे सकते हैं। जब ये अपनी बात अपने एनेक्सेशंस कर रहे हैं और अपनी बात के पक्के नहीं है, अपनी ट्रीटीज वगैरह तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में ये चीज पहले कभी नहीं हुई है। आप अगर कुछ भी आपने अब जबान दे दी तो दे दी, फिर आप वो जबान कट जाए मगर आप जबान रखोगे, इस लेवल तक लोगों का कमिटमेंट हुआ करता था। यहां ये लोग आ गए हैं जो कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं, तो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपनी बात के कभी पक्के नहीं होते हैं। इस बेसिस पर इन्होंने बोला कि अंग्रेजों को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और हर वो चीज जो इनके रूल से रिलेटेड है, इनके राज से रिलेटेड है, सब कुछ खत्म करेंगे और फिर से जो पहले इनके आने के पहले की व्यवस्था थी उसमें हम लोग लौटेंगे। इस तरीके का जो है प्रोक्लेमेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। अब लोग जो हैं जो इतने लेवल पर जुड़ते चले गए, अगर हम लोग इनकी बात कर लें कि आखिर लोगों ने इतने लेवल पर जो है, इतने बड़े मैसिव लेवल पर आकर आखिर क्यों रेबल्स का साथ दिया है, इस सवाल का अगर हम जवाब तलाशें तो उसके पहले कुछ सवाल और पूछना पड़ेंगे। आप आम जनमानस की बात कर लें तो कोई भी शासक आया है, किसी भी शासक के टाइम पीरियड में जनता पूरी तरीके से खुश तो कभी नहीं रही, ना रह सकती है ना रहेगी। ये एक इस तरीके से है कि आप कभी सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई तबका, कोई ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल हमेशा आपसे गुस्सा रहेंगे, नाराज रहेंगे, शिकायतें रहेंगी। ऐसा भी नहीं था कि मुगलों के टाइम पीरियड में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा भी नहीं था कि मुगलों के टाइम पीरियड में एकदम सब बढ़िया बढ़िया था जैसा ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजों के टाइम पर सब कुछ ही खराब है जैसा आप यहाँ पे प्रोक्लेमेशन में प्रोजेक्ट कर रहे हो। मगर फिर भी एक सवाल तो बनता है कि जितने इलाके में ये रिवोल्ट फैला, जितने इलाकों में ये रेबेलियन था, वहां पर इतने बड़ी मात्रा में अगर लोग आपके साथ में आकर जुड़े तो उसकी वजह क्या थी? तो उसके पीछे लोगों का गुस्सा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लोगों के मन में अंग्रेजों के लिए या अंग्रेजों के रूल के टाइम पीरियड में जो समस्याएं या तकलीफें आके खड़ी हो गई थी और जो सबको जो कंबाइंड तौर पे परेशानी हो रही थी, उसके कारण जो है आम जनमानस जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में था, काफी ज्यादा क्षोभ में था और उसको एक मौका मिल गया। तो जो मेजर फैक्टर्स थे जिनके कारण लोगों के मन में गुस्सा था या फिर लोग इंजरेज थे, उनको अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आपके रेबल्स थे उनसे अलग हटके जब आम जनमानस आया तो आम जनमानस ने अपने गुस्से को किस तरीके से एक्सप्रेशन दिया, किस तरीके से उन्होंने अपना जो गुस्सा है उसको बाहर जाहिर किया। तो लोगों के मन में जो एनरिचमेंट था, लोगों के मन में जो गुस्सा भरा हुआ था, सबसे पहला रीजन जो था उसका वो था अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और किस तरीके से उन्होंने लैंड होल्डर्स वगैरह को निकाला था, चाहे वो बड़े लैंड होल्डर्स हों चाहे वो छोटे छोटे आपके लैंड होल्डर्स हों। बड़े लैंड होल्डर्स तो चलो खैर कुछ गिनती के हुआ करते थे, वो खुद भी जो है ऑपरेशन करते थे, तो कहीं पर उनको निकालने पर हो सकता है आदमियों ने खुशियां भी मनाई हो। मगर छोटे छोटे जो लैंड होल्डर्स थे, बड़े लैंड होल्डर्स के अलावा जो छोटे मझौले किसान थे, छोटे आपके जमींदार वगैरह थे, जो छोटे आपके जमीन वगैरह रखने वाले तालुकदार वगैरह थे, जब आपने लाइन से सबके खिलाफ वही करना शुरू किया, सबके खिलाफ वही हंटर चलाना शुरू किया, तो फिर लोगों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा, क्षोभ बढ़ने लगा। बड़े जमींदारों से 1, 2, 4, 10 गांव जो है अफेक्ट होते हैं, मगर छोटे छोटे जो आपने किसानों को और लैंड होल्डर्स को जमीनों से निकालना शुरू किया, डिस्पोज करना शुरू किया, उससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है उसके ऊपर असर पड़ा और उनको नुकसान हुआ। तो एक तो ये चीज, इसके कारण लोगों के मन में काफी गुस्सा था। दूसरा ये कि आपने लोकल ट्रेड पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया। फॉरेन कॉमर्स जो हो रहा है, अंग्रेज जो बाहर से अपना इंग्लैंड को ध्यान में रखकर जिस तरीके की नीतियां बनाकर कॉमर्स कर रहे हैं और यहां से सिर्फ आपका रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं, फिनिश्ड गुड बनवाकर वापस ला रहे हैं और पूरा आपका मार्केट जो है कैप्चर कर रहे हैं, इसके कारण आपका लोकल ट्रेड खत्म हो गया। लगभग कुछ ऐसी स्थिति हो गई जैसे चाइनीज ने हमारी कर दी है आज की तारीख में। हमारी से मेरा मतलब पूरी दुनिया की बात कर लीजिए। चीनियों ने सस्ता सामान बना बना के पूरी दुनिया भर दी है। अब आपको एक जगह एक चीनी सामान देखने को मिलता है लेट से 10 रुपए का। अब वही चीज अगर आप लोकल की खरीदना चाहो तो वो 15, 20 या 25 रुपए में बिक रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीनी माल है वो सस्ता है तो आप ज्यादा खरीदोगे। अब अगर चीनी माल ज्यादा बिकेगा और आपका लोकल माल कम बिकेगा तो सामने वाला कम कमाएगा। अब अगर वो कम कमाएगा तो फिर वो कम बनाएगा, होते 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 उसकी जो
इंडस्ट्री थी वो तबाह होगी, उसमें जो लोग रोजगार पाए हुए थे वो लोग तबाह होंगे, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद चीनी माल जो है वो एकदम आपकी मोनोपोली हो जाए। उसके बाद फिर चीनी माल अपना दाम बढ़ाए या घटाए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है खरीदने के अलावा, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स उसने मिटा दिए हैं। इस तरीके की चीजें चाइनीज ने काफी हद तक जो है मार्केट्स को कैप्चर करने में करी थी, सस्ता माल ला ला के। अंग्रेजों ने यही नाटक हमारे साथ में कर रखा था 17th और 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में। वो ये था कि उन्होंने फॉरेन कॉमर्स या फॉरेन गुड्स ला ला के हमारे मार्केट भर दिए सस्ते सामानों से। अंग्रेजों के टेक्सटाइल्स हो गए या बाकी सारी चीजें हो गई। अब उससे हमारा जो लोकल ट्रेड था वो कंपीट कर ही नहीं पाया, तो अंग्रेजों के कारण आपका जो भी पूरा आपका ट्रेड वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ, तो हमारा टेक्सटाइल्स का बिजनेस चला गया, आपकी जो काश्तकारी हुआ करती थी और बाकी सारी चीजें होती थी सब खत्म हो गया। हमारे जो आर्टिसंस वगैरह थे, हमारे जो वीवर्स थे, हमारे जो बुनकर वगैरह थे, सबके जो है बुरे दिन शुरू हो गए। उनके पास खाने कमाने के लिए पैसा नहीं बचा, उनकी इतनी बुरी स्थिति जो है अंग्रेजों ने लाकर कर दी। तो दो रीजंस जिसके कारण लोगों के मन में क्षोभ बहुत ज्यादा भरा हुआ था, एक तो रेवेन्यू सेटलमेंट जिसके कारण ये एक के बाद एक लोगों को उनकी जमीनों से निकालते चले जा रहे थे, डिस्पोजेस करते चले जा रहे थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि इन्होंने हमारा लोकल ट्रेड उसको बर्बाद करके रख दिया था। हमारी स्थिति ये कर दी थी, ये तो अनशन पैसा कमा रहे हैं, मगर हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे पास अब खाने कमाने को नहीं बचा है, हमारे सामने अब रोजगार का जो है प्रश्न खड़ा हो गया। इस तरीके की स्थितियों में इन्होंने हमको ला दिया था। नतीजा ये निकला कि अंग्रेज रूल से जुड़ा हुआ हर एस्पेक्ट जो है लोगों ने, और मैं लोगों से मेरा मतलब मैं रेबल सिपाहियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब एक सामान्य सिविलियन की बात कर रहा हूं, जो एक सामान्य आम आदमी है, जब वो निकल कर आया सड़कों पर उसने क्या किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अब जब अंग्रेज रूल के खिलाफ सिविलियंस निकल कर आए और ये जो प्राइमरी मूविंग फैक्टर थे जिसके कारण लोगों के मन में गुस्सा था, नतीजा ये निकला कि हर वो एस्पेक्ट जो ब्रिटिश रूल से रिलेटेड है उस पर अटैक किया गया, उस पर हमला किया गया, और जो फिरंगी हैं या फिर जो आपके ब्रिटिशर्स हैं इनको अक्यूज किया गया, इन पे इल्जाम लगाया गया कि आपने वो तरीका जो हमारा जिंदा रहने का था, हमारी जो वे ऑफ लाइफ थी, आपने उसको खत्म कर दिया जिसके साथ हम लोग फेमिलियर थे और जो हमको पसंद थी, जिस तरीके की जिंदगी हम जिया करते थे, जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो वे ऑफ लिविंग था, आपके आने के कारण वो सब बर्बाद हो गया और वो सब खत्म हो गया। और अब हम इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं जो हम पसंद नहीं करते। जो जिंदगी हम पसंद किया करते थे, जो लाइफस्टाइल हमें मजा, जिसको जीने में हमें मजा आता था, जिसमें हमें खुशी मिलती थी, जो हम चेरिश करते थे, वो सब आप खा गए, वो सब आपने बर्बाद कर दिया है। और हम बेसिकली अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपसे, हम लोग फिर से उस वर्ल्ड को रिस्टोर करना चाहते हैं, हम उसी दुनिया में, हम उसी जिंदगी में लौट जाना चाहते हैं जिससे हम फेमिलियर थे, जिसको हम लोग चेरिश किया करते थे और जिसको आप खा गए, जिसको आपने बर्बाद कर दिया है। ये पर्टिकुलर चीज जो है ये लोग बोला करते थे, चाहे वो आपके नॉर्मल सिविलियंस हो, और यही चीज जो है रेबल्स के द्वारा भी निकल कर आती थी कि हम लोग फिर से पुराने टाइम पीरियड में लौट जाएंगे। तो पुराने टाइम पीरियड से मतलब रेबल्स का था आपका मुगल अंपायर, जो सिपाही वगैरह थे और जो सिविलियंस थे उनके लिए पुराना टाइम पीरियड, यानी कि जिस तरह से वो पहले जिया करते थे। दूसरी शब्दों में 17वीं 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान जैसा हुआ करता था, वो उस तरीके की लाइफस्टाइल में लौटने की बातें किया करते थे, उस तरीके की जिंदगी में लौटने की कोशिश बात किया करते थे जो प्री ब्रिटिश अंपायर के टाइम पीरियड में हुआ करती थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, इसके अलावा जो भी प्रोक्लेमेशंस या जो भी इश्तेहार वगैरह इशू किए गए, जो भी इश्तेहारात वगैरह आपके रेबल्स वगैरह ने लाए थे, उसमें एक चीज़ और निकल कर आ रही थी। वो ये आ रही थी कि बार बार प्रोक्लेमेशंस में इस बात को कहा जा रहा था, या फिर ये जो वाइड स्प्रेड फियर था लोगों के दिमाग में, इसके बारे में हम लोगों ने र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज में बात करी थी, वही चीज़ जो है यहाँ पर आई है। आपके जो रेबल्स थे, ये जो लोगों के मन में बैठा हुआ डर था कि ब्रिटिश जो है ये उनकी कास्ट और उनका रिलीजन जो है वो बर्बाद कर देना चाहते हैं, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, सबका जो कास्ट है, उनकी जो रिलीजन्स हैं, अंग्रेज इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं और सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रोक्लेमेशन जितने भी आए उसमें बार बार ये जो डर है, ये जो लोगों के मन में बैठा हुआ भय था, इसको बार बार आवाज दी गई, इसको बार बार एक्सप्रेशन दिया गया। उसमें बोला गया कि जो आप लोगों के मन में बातें बैठी हुई हैं बिल्कुल सच है। अंग्रेज जो है बिल्कुल चाहते हैं कि आपका जो रिलीजन है, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम है, डजंट मैटर, आपका रिलीजन और आपकी जो कास्ट है उसे खत्म करना चाहते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। अब ये लोगों के मन में पहले से डर बैठा हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि शकुन अपशकुन किस तरीके से लोगों के दिमाग में खेल खेलते हैं। अगर आपके मन में कोई र्यूमर, आपके मन में कोई डर है और इस तरीके का कोई अगर र्यूमर या कोई प्रोफेसी होती है जो उस डर के साथ में रेजोनेशन में है, तो फिर आपके ऊपर उसका ज्यादा तगड़ा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके मन में उस तरीके के डर या फिर उस तरीके के भाव नहीं हो। तो ये जो अब लोगों के दिमाग में डर था, जब प्रोक्लेमेशंस में भी वही बात बार बार कही जा रही है, तो ये जो डर है इसके कारण भी लोग जो हैं
वो इस बात के ऊपर यकीन करने लगे या फिर उस तरीके के आपके जो र्यूमर्स थे उनके ऊपर यकीन करने लगे जो उस वक्त पर्टिकुलर सर्कुलेशन में थे। जैसे कि 1857 में जब सेंटिनरी होगी आपकी आपका बैटल ऑफ पलासी की, तब तक जो है आपका अंग्रेज हुकूमत खत्म हो जाएगी, या फिर ये लोग आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर ये बोन डस्ट मिलाते हैं आटे में, हड्डियों का चूरा मिलाते हैं, और इस तरीके की जो आपकी अलग अलग अजीब अजीब तरीके की जो आपकी उस वक्त में चल रही थी चीजें, उस वक्त में अजीब अजीब तरीके की जो ये भविष्यवाणियां हो रही थी, इस तरीके के जो र्यूमर्स वगैरह फैल रहे थे, लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया। और इन सब चीजों के कारण लोग जो थे उनको इकट्ठा करना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि उनके मन में जो डर बैठा हुआ है, उनके मन में जो बातें बैठी हुई हैं और जो सारी बातें वगैरह चल रही हैं, उन सब के बेसिस पे खेलते हुए लोगों को आपने यकीन दिला दिया कि जो भी र्यूमर्स वगैरह हैं सर्कुलेशन में, जो भी अफवाहें वगैरह सर्कुलेशन में है, वो सब कुछ सच है। और क्योंकि वो सब कुछ सच है तो अंग्रेज जो है ये सब ना कर सकें, इसमें कामयाब ना हो सकें, इसके लिए लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो आपके रेबल्स के साथ में आए और उनके साथ में मिलकर रिवोल्ट करें, साथ में मिलकर लड़ाई वगैरह करें और साथ में मिलकर इनको खदेड़ने में मदद करें। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों का इस्तेमाल कर कर, इनके डरों का इस्तेमाल कर 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 लोगों को अर्ज किया गया कि आप साथ में इकट्ठे होइए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए, ताकि आप अपनी लाइवलीहुड बचा सकें, अपनी जो जीविका वगैरह चलाने के साधन है उनको बचा सकें, दूसरा अपना जो रिलीजन या फिर आपका जो फेथ है उसको बचा सकें, अपना ऑनर या फिर अपनी इज्जत जो है उसे बचा सकें, अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें। और ये लड़ाई आपने ये सोचते हुए लड़नी है कि आप अपने ग्रेटर गुड के लिए लड़ रहे हैं, आप ग्रेटर पब्लिक गुड, आप पूरे के पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये लड़ाई लड़के अपना भला तो कर ही रहे हैं, मगर जब सब लोग इस तरीके से अपना अपना भला करेंगे तो इससे समाज का भी भला होगा और एक ग्रेटर पब्लिक गुड जो है उसे इंश्योर किया जा सकेगा अगर लोग सबके सब साथ में इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो यहां से आपके जो रेबल लीडर थे उन्होंने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है। उन्होंने लोगों के दिमाग में जो बातें बैठी हुई थी, जो डर बैठे हुए थे, जो भ्रम बैठे हुए थे, उनका इस्तेमाल कर कर उस वक्त में जो प्रोफेसीज वगैरह चल रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो बातें उड़ाई जा रही हैं, उनका इस्तेमाल कर कर इन सब चीजों को मिलाकर भी जो है लोगों के मन में बैठे हुए डरों को एक्सप्लॉइट किया, उनको इकट्ठा करने में और उनको अंग्रेजों के खिलाफ मोबिलाइज करने में। चलें आगे बढ़ते हैं। कई जगहों पर इनफैक्ट अब यही हुआ कि इस तरीके के जो डर थे और ये सारी चीजों के कारण लोग निकल कर आए, मगर फिर जिस तरीके से रेबल्स करना चाहते थे उसके अलावा और भी चीजें इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में होती चली गई। जब सिविलियंस जुड़े तो उन्होंने अपना भी जो एक कैरेक्टर या फिर अपना भी जो एक फ्लेवर इस पर्टिकुलर रेबेलियन को दिया, इस तरीके से कि कई जगहों पर अभी जो रेबेलियन होती थी वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होती थी, ये हर उस चीज के खिलाफ होती थी जिसको लोग जो है या तो अंग्रेजों से जोड़ के देखते थे, या फिर हर उस व्यक्ति के खिलाफ होती थी जो भले ही हिंदुस्तानी हो मगर उसको अगर अंग्रेजों के एलाई के तौर पर देखा जाता था, या फिर अगर वो लोकल ऑपरेसर था तो उन लोगों को भी जो है लपेटे में लिया जाता था। मतलब यह कि लोग सिविलियन जो है वो आना शुरू हुए रिवोल्ट में। अब रेबल्स का मानना यह था कि जो सिविलियंस आ रहे हैं वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, मगर साथ ही साथ अब उन्होंने यह करना शुरू कर दिया कि हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था, हर वो चीज जो किसी भी तरह से अंग्रेजों से जुड़ी हुई मानी जाती थी या ये माना जाता था कि ये लोग अंग्रेजों के सहायक हैं, वो सबके सब भी लपेटे में आए। सिविलियंस ने फिर उनकी भी जमकर कमर तोड़ी। और इसके अलावा वो सारे लोग जो लोकल ऑपरेटर थे, अगर वो अंग्रेजों से जुड़े हुए नहीं भी हैं मगर अगर वो लोगों का शोषण करते थे तो उनके खिलाफ भी ये लोग आके खड़े हो गए। उसकी वजह ये थी कि आपने लोगों को यह बोलकर इंस्टिगेट किया था कि अपनी इज्जत बचानी है, आपको अपना ऑनर बचाना है। और जो आपके लोकल ऑपरेटर्स थे, अंग्रेज तो जो कर रहे थे तो कर रहे थे, मगर इसके अलावा आपके जो लोकल ऑपरेटर थे, साहूकार हो गए, मनी लेंडर्स वगैरह हो गए, इन लोगों ने लोगों की इज्जत जो है उसके साथ काफी खिलवाड़ किया था, उनके ऑनर को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई थी, उनका काफी अपमान वगैरह किया था, लोगों के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई थी। तो ना सिर्फ अब अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हो गए मगर लोकल ऑपरेटर्स के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। नतीजा यह निकला कि कई बार आपके जो शहर के इलीट्स हुआ करते थे, आपके जो शहर के बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, रेबल्स वगैरह उनको ह्यूमिलिएट करते थे सामाजिक तौर पर सबके सामने खड़ा कर कर। जो आपके बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं या फिर इस तरीके के जो बड़े व्यापारी हैं, जिन लोगों को लोग मानते थे कि ये ऑपरेसर हैं या फिर इन्होंने हमारा शोषण किया है या फिर ये अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे, इनके काफी ज्यादा जो है इनको बहुत ज्यादा पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था। कई बार इनकी अकाउंट बुक्स गांव में खास तौर पे जो साहूकार और मनी लेंडर्स हुआ करते थे उनकी अकाउंट बुक्स में आग लगा
दी जाती थी, उनके घरों को जो है रैंसैक किया जाता था, कई बार उनके पूरे के पूरे घर जो है नेस्तनाबूद कर दिए जाते थे, तोड़ दिए जाते थे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि रेबेलियन जब हुआ उसने ना सिर्फ अंग्रेज हुकूमत और अंग्रेज हुकूमत से जुड़ी चीजों को लपेटे में लिया, हर वो चीज जिसको ऑपरेशन माना का एक स्रोत माना गया, ऑपरेशन का एक साधन माना गया, ऑपरेशन का एक सिंबल या एक प्रतीक माना गया, सब पर हमला हुआ और सबने जो है इसकी कीमत चुकाई है। ये चीज भी हमको यहां पर समझ में आती है। तो ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सिविलियंस के आने के बाद में हर वो चीज़, हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जो अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर भी हमले होते हैं, या फिर हर वो व्यक्ति या फिर हर वो संस्था जिसको ऑपरेशन का माध्यम माना गया था, भले वो अंग्रेज़ों के साथ हो या ना हो, हर चीज़ के ऊपर हमला हुआ, हर चीज़ के ऊपर जो है पलटवार किया गया, चाहे वो मनी लेंडर्स हों, साहूकार हों, समाज के जो रिच और एलिट्स वगैरह हों, इन सब के साथ जो व्यवहार किया गया, इन सारी चीज़ों से हमको एक बात समझ में आती है। अब ये सारे जो एक्शंस रेबल्स कर रहे हैं, इनसे एक बात और समझ में आती है कि अंग्रेजों को हटाने के बाद में पुराने ऑर्डर की तरफ ये लोग लौटना जरूर चाहते हैं, यानी कि पुराने दिनों की तरफ आपके रेबल्स और पीपल और सिविलियन जाना जरूर चाहते हैं, मगर वो पुरानी ट्रेडिशनल हायरार्कीज जो है उनको भी ओवरटर्न कर देना चाहते हैं। वो ये मतलब ये इसलिए नहीं कर रहे कि एक अंग्रेज जो है अभी हम पर चाबुक चला रहा है तो वो हट जाए और उसकी जगह कोई जो पुराना आपका ऑपरेसर था वो आके बैठ जाए और वो भी अब हम पर चाबुक चलाए, ऐसा नहीं होगा। हम अपने पुराने तरीके के लाइफस्टाइल में लौटेंगे जरूर, मगर जो पुरानी आपकी ट्रेडिशनल हायरार्की बनी हुई है, जो ट्रेडिशनली आपका बना हुआ था कि ये ऊपर है, ये नीचे है और ये ऊपर वाला नीचे वाले को जो है हमेशा दबाएगा और शोषित करेगा, ये सारी चीजें अब हम नहीं होने देंगे। हम लोग इनको भी ओवरटर्न कर रहे हैं, लौटेंगे जरूर पुराने वक्त में, मगर कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ में। अब पहले वालों की भी दादागिरी नहीं चलेगी, अंग्रेजों को हटाकर अब कोई दूसरा ऑपरेसर उसकी जगह आके बैठ जाए। और जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि साहूकार 100 रुपए के लोन के ऊपर 2-2 हजार रुपए का टैक्स ले रहा है, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी इस बारे में, जब हम लोग डेक्कन में जो पूरा रिवोल्ट वगैरह हुआ था उसको पढ़ रहे थे, तो उस आपका जो चैप्टर है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 100 रुपए के आपके मनी लेंडर से जो है लोन लिए जाते हैं और उस पर 2-2 हजार रुपए का आप ब्याज कमा रहे हो, ब्याज खा रहे हो। इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। आप ट्रेडिशनल हायरार्कीज को भी तोड़ोगे और पुराने ऑपरेसर्स वगैरह जो हैं वो भी अब पहले की तरह हरकतें नहीं कर पाएंगे। एक चीज। दूसरा, यहीं से एक बात निकल कर आती है कि ऑपरेसर चाहे अंग्रेज हो, चाहे फिरंगी हो, चाहे अपना हो, ये रेवेलियन सबके खिलाफ हो रही है। अब हर वो व्यक्ति जो ऑपरेशन कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके से लोगों का शोषण या दमन कर रहा है, सबके खिलाफ ये रिवोल्ट आपका चलेगी और सबको जो है लपेटे में लिया जाएगा। इस सारी चीज से, या फिर ये जो जिस तरीके का समाज बनाना चाहते थे, जो इनका अल्टरनेट विजन इनके एक्शन से निकल कर आ रहा है, उससे ये समझ में आता है कि शायद ये लोग एक कंपैरेटिवली ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है जिसमें मोर और लेस सब लोग बराबर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती है। इस तरीके का जो समाज होता है उसे इगैलिटेरियन सोसाइटी बोला जाता है। तो इन सारे एक्शंस वगैरह से आपको समझ में यही आता है कि जो अल्टरनेट विजन ये लोग लेकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद क्या, तो उसमें शायद एक बहुत ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का इनका विचार था, मगर इस तरीके का विजन एक्सप्लिसिटली कहीं पे लिखा नहीं है। आपको ऐसा कोई आर्टिकुलेशन या कोई ऐसा प्रोक्लेमेशन देखने को नहीं मिलता जिसमें ये लोग खुद मान रहे हो कि हाँ भैया हमारे जो एक्शंस हैं उसकी मदद से हम लोग इस तरीके की इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे जहां पे सब बराबर हों, सारी चीजें। ऐसी कोई बात आपको कहीं पे सच देखने के लिए नहीं मिलती, मगर हाँ ये एक्शंस वगैरह आपको ये बात समझाते हैं, या फिर इन एक्शंस वगैरह से आपको ये बात समझ में आती है। इनफैक्ट जब कई जगहों पर आपका ब्रिटिश रूल कोलैप्स हुआ, जब कई जगहों पर से आपने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, आपने उनको भगा दिया, तो फिर वही सवाल आया कि अब क्या होगा, पहले आप किस तरीके से अब यहां पर प्रशासन और शासन चलाया जाएगा। तो रेबल्स ने जब इन अंग्रेजों को किसी जगह से हटाया, जब एक जगह से अंग्रेजों के रूल को कोलैप्स किया, तो उसकी जगह पे एक कोई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर डालने की कोशिश उन्होंने भी अपनी तरफ से करी। किसी तरीके का स्ट्रक्चर, किसी तरीके का कोई एक मेथड डाला जाए जिसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी जो है वो अपना काम कर सके। जो मेजर आपके सेंटर्स थे, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, हर जगह रेबल्स ने करने की कोशिश करी थी। एक बार जब अंग्रेजों को हटा दिया गया तो अब ऐसा नहीं है कि एक अनार्की की सिचुएशन आ गई और जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। रेबल्स ने उनको हटाने के बाद में एक अथॉरिटी का स्ट्रक्चर भी बनाया और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाने की व्यवस्था वगैरह भी जो है की थी। हालांकि अब ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं थी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली हैं, काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड था, मगर इससे आपको एक बात समझ में आती थी, ये जो भी एक्टिविटीज इन्होंने करी
करी, जो भी आपकी अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम इन्होंने अंग्रेजों को हटाने के बाद में लगाने की कोशिश करी, वो सिस्टम जिस तरीके से थे उससे फिर आपको एक ही बात समझ में आती थी कि रेबल्स जो थे वो चाहते थे कि जो प्री ब्रिटिश वर्ल्ड था 18वीं शताब्दी का, यानी कि सन 1701 से लेके 1799 या 1800 के बीच में, जब अंग्रेज एकदम काबिज नहीं हुए थे सत्ता के ऊपर में, तब जिस तरीके की दुनिया चल रही थी उसी तरीके की जो है ऑर्डर को स्टैब्लिश किया जाए। जो आपके रेबल्स वगैरह थे, इन्होंने जो भी स्ट्रक्चर और अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में करने की कोशिश करी अंग्रेजों को भगाने के बाद में, काफी कम वक्त के लिए था, मगर समझ में यही आता था कि ये लौटना चाहते थे आपके 18वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, जब अंग्रेज पूरी तरह से काबिज नहीं हुए थे उस टाइम पीरियड में। दूसरे शब्दों में ये लोग आपका जो कोर्ट का कल्चर हुआ करता था उसमें वापस जाना चाहते थे, या फिर ये लोग जिस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आए, जो यहां पर उन्होंने नई सत्ता और सारा प्रशासन वगैरह बनाया, उसके तहत ये लोग फिर से उसी कल्चर में लौट गए जो कल्चर कोर्ट का हुआ करता था। यानी कि एक आपका बादशाह या फिर एक नवाब बैठता था, उसके चारों तरफ आपके दरबारी हुआ करते थे, और वो लोग जो है बैठकर आपका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चला रहे हैं। कोई इलेक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी तरीके की। इस तरीके का जो एक आपका कोर्ट का सिस्टम चला आ रहा था, जिसमें आपके नवाब हो गए, आपके बादशाह हो गए, आपके राजा हो गए, रजवाड़े हो गए, जिस तरह से हुकूमत करते थे, ये लोग उसी तरीके के सिस्टम में वापस लौट गए। एक बार अंग्रेज को हटाया तो जो स्ट्रक्चर आप बनाते थे उसके तहत आप फिर से उसी कोर्ट कल्चर में लौट जाते थे, जहां पर एक आपका राजा हो रहा है और बाकी सारी चीजें जो दरबार लगाया जाता था, जिस तरह से किया जा रहा है, वही सारा नाटक आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, वही सारी चीजें वापस आपको देखने के लिए मिल रही हैं। चलें आगे बढ़। तो एक बार जब आपने अंग्रेजों को एक जगह से खदेड़ दिया और उसकी जगह फिर से आप वो कोर्ट की व्यवस्था लेकर आ गए, जो पहले राजे रजवाड़ों के टाइम पीरियड में जो कोर्ट चला करता था, रेबल्स ने फिर उसी तरीके के कोर्ट लगाना शुरू कर दिए। तो इसके तहत फिर उन्होंने काफी सारे काम भी किए थे, कई सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह की गई, कई सारे, अब जो क्योंकि अगर आपने प्रशासन चलाना है तो फिर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों को फिर आपको तनख्वाहें भी देना पड़ेंगी, आपको उनको किसी पोस्ट पे रखना भी पड़ेगा। तो कई सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह की गई, उन अपॉइंटमेंट्स वगैरह की मदद से काफी सारे कामों के लिए लोगों को लगाया गया। इसके अलावा आपने कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह भी किए ताकि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, जो आपकी ट्रूप्स वगैरह लड़ रही हैं उनको पेमेंट वगैरह दिया जा सके। इसके अलावा अंग्रेजों की हुकूमत हटने के बाद में शहरों के शहर में पूरी की पूरी एनार्की आ गई थी, कोई किसी को भी लूट रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था, कोई कहीं पे भी प्लंडर वगैरह कर रहा था। तो आपने बकायदा ऑर्डर जारी किए कि भैया ये लूट वूट रोको और ये प्लंडर बंद करो, अगर नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। इस तरीके के बकायदा आपके ऑर्डर जारी किए गए और लोगों को बोला गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को फिर से आप नॉर्मल करें, यथावत करें। अगर नहीं किया गया तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इस तरीके से एक सर्टेन सिस्टम ऑफ अथॉरिटी वगैरह जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इन लोगों को यह भी पता था कि अंग्रेज जो है वो काउंटर अटैक तो करेंगे ही करेंगे, अंग्रेजों ने हमला तो करना ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज आज कल परसों लौट कर नहीं आएंगे, आज भागे हैं तो अपने आप को रीग्रुप करेंगे और फिर से ये लोग हमला तो करेंगे। तो अब जब ये लोग हमला करेंगे तो इनसे लड़ना भी पड़ेगा, इनके साथ में एक आपको लोहा लेना भी पड़ेगा। तो अंग्रेजों के साथ में लड़ाइयां लड़ने के लिए आप एक जगह पे तो ये कर रहे हैं, जिन जिन जगहों से इन्होंने अंग्रेजों को निकाल दिया वहां पर आप प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो। आपने बकायदा नवाबों के टाइम पीरियड के जो नवाबी कोर्ट हुआ करते थे वो लगाना शुरू कर दिए, अपॉइंटमेंट कर रहे हो, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो और बाकी सारी चीजें कर रहे हो, ट्रूप्स को पैसा वैसा दिया जा रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ आपने साइड बाय साइड ये किया कि अंग्रेजों का जो काउंटर अटैक होना था उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी, और इनसे किस तरीके से आगे बैटल्स वगैरह लड़नी है आप उसकी भी प्लान करने लगे। इसके बाद आर्मी में आपने चेन ऑफ कमांड जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू करी। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये होता है फौज में कि सब आपका जो कमांडर है, अगर जो लीड कर रहा है, अगर वो चला गया, वो अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में अगला जो बंदा है वो कौन, वो जो कमांड करेगा वो कौन होगा। जब वो चला गया तो उसके बाद में अगला बंदा जो कमांड करेगा वो कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा। इस तरीके से पूरा आपका एक चेन ऑफ कमांड आखिरी सिपाही तक बना होता है। कई बार आप लोग कहते हैं कि आखिरी बुलेट और आखिरी फौजी तक लड़ेंगे, तो वो बेसिकली पूरी आपकी चेन ऑफ कमांड है कि सबसे आपका टॉप पर कमांडर कौन है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। इस तरीके से जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटी सी ट्रूप की बात कर लेते हैं, एक आपका प्लाटून की बात कर लेते हैं, 40 से 60 के करीब सिपाही एक प्लाटून में होते हैं। उनको या तो एक लेफ्टिनेंट लीड करता है या फिर एक जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर जो है वो लीड करता है। अब ये लेफ्टिनेंट की अगर मृत्यु हो जाती है लड़ते हुए, अगर वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है किसी ऑपरेशन में, तो लेफ्टिनेंट के बाद में फिर कौन आएगा, सेकंड लेफ्टिनेंट आएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद आपका जेसीओ आएगा, जेसीओ लीड करेगा। जेसीओ के बाद में फिर कौन आएगा, तो फिर उसमें आपका सूबेदार आएगा। जो भी इस तरीके से आपका पूरा कमांड बना हुआ है, ये आपका चेन ऑफ कमांड होता है। तो इस तरीके से फौज में आपका चेन ऑफ कमांड होता है। एक हुक्म, अगर एक जो आपका अफसर शहीद हो गया या अफसर अगर आपका वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उसके बाद कौन जो है वो लीड करेगा और फ्रंट से आपको आपके सिपाहियों को आगे लेकर चलेगा।
वो सारी जो है वो चेन ऑफ कमांड कहलाती है। तो जब आपने अंग्रेजों के साथ में आपकी आगे जंग कंटिन्यू करने के प्लान बनाए तो सबसे पहले तो फौज में चेन ऑफ कमांड जो है उसको स्टैब्लिश किया गया कि आपका सब सेनापति कौन रहेगा, आपका सेनापति के नीचे उसका डिप्यूटी कौन है, उसके नीचे, और इस तक करते करते आखिरी सिपाही तक आपने चेन ऑफ कमांड बनाकर तैयार किया। इसके बाद साथ ही साथ जो है रेबल्स ये सारी चीजें करते वक्त पुराने टाइम पीरियड के बारे में बातचीत किया करते थे। वो बार बार 18वीं शताब्दी का जो मुगल वर्ल्ड हुआ करता था, सन 1701 से लेकर 1799 1800 के बीच में जो मुगल अंपायर था, और उस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान किस तरीके का हुआ करता था, बार बार रेबल्स जो है उस चीज को के बारे में बातचीत किया करते थे। क्योंकि मुगल वर्ल्ड जो है एक तरीके से सिंबल बन गया था, प्रतीक चिन्ह बन गया था हर उस चीज का जो अंग्रेजों के आने के बाद में खो गई थी, अंग्रेजों के आने के बाद में लॉस्ट हो गई थी, या अंग्रेजों के आने के बाद में चली गई थी। तो बार बार एक ही चीज आपको देखने को मिलती है, 18वीं शताब्दी का मुगल इंडिया, 18वीं शताब्दी के मुगल वर्ल्ड में लौट जाने की बातें बार बार की जा रही हैं। क्योंकि यही जो है ये एक सिंबल के तौर पे आपने रख लिया है कि जो अंग्रेजों ने आके हमसे जो छीन लिया वो इस टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए मिलता था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं जिसके तहत आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो और बाकी सारी चीजें कर रहे हो, इसका फिलहाल जो मेन मोटिव था, इनका ये प्लान था कि बाद में तो देखा जाएगा हम लोग किस तरह से प्रशासन चलाते हैं, फिलहाल अंग्रेजों का काउंटर अटैक होना है, अंग्रेज हमला करेंगे तो उससे हमको किस तरीके से लड़ना है, उसको हमको किस तरीके से रोकना है, उसके लिए अभी हमको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इनका प्रशासन का स्ट्रक्चर इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उसके रेबल्स ने जो भी बनाया था, उसका जो प्राइमरी एम था वो ये था कि आपकी जो अभी जंग की जितनी भी डिमांड्स वगैरह हैं उनको पूरा किया जाए, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, भर्तियां की जाएं, इनको ट्रेन किया जाए ताकि लड़ा जा सके अंग्रेजों से जब जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी जो जंग की जरूरतें हैं, जो डिमांड्स ऑफ वॉर हैं, उसको पूरा करने के लिए एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया। मगर हुआ यह कि जब अंग्रेजों ने अपना ऑनस्लॉट चालू किया, अंग्रेजों ने जब ब्रिटिश काउंटर अटैक चालू किया, ब्रिटिश काउंटर अटैक जब चालू हुआ तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था ये बर्दाश्त नहीं कर पाया इन सारी चीजों को और ये ढह गया, ये सरवाइव नहीं कर पाया। मगर और मैक्सिमम जगहों पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने फिर से अपनी स्थिति को यथावत कर दिया, हर वो इलाका वो जो हारे थे उसको वो लोग फिर से जीत गए। मगर अगर आप अवध की बात करेंगे तो अवध के इलाके में आपको जो रेजिस्टेंस है अंग्रेजों के खिलाफ वो सबसे लंबा चला था, और यहां पर जो हायरार्कीज थी कमांड में और लखनऊ में जो कोर्ट था वो 1857 के एंड तक और 1858 की शुरुआत तक आपको देखने को मिलता है। और ये लोग जितनी भी बात जो भी चीजें हो रही थी बार बार काउंटर अटैक कर रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, और अवध में लगातार जो है 1857 1858 तक आप आखिर तक जो है गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे, अंग्रेजों की नाक में आपने दम करके रख दिया। तो क्यों इतने लंबे वक्त तक लड़े उसकी भी रीजन सबको पता है, किस तरीके से कंटिन्यू कर गए वो भी हम लोगों ने देखा, और किस तरीके से पूरा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन वॉर को फोकस करके आपने सामने रख दिया कि अब चाहे कुछ हो जाए अंग्रेजों से लोहा तो लेंगे, जंग तो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इसी बात के साथ में, इसी माइंडसेट के साथ में आखिर तक जो है अवध खड़ा रहा, आखिर तक जो है अवध अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किसी ना किसी तरीके से करता रहा, किसी ना किसी तरीके से यहां पे विरोधी कार्यवाहियां चलती रही। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो सेशन है इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि आखिर रेबल्स जो थे वो अंग्रेज़ों को हटाने के बाद में क्या करना चाहते थे, अंग्रेज़ों को हटाने के बाद में किस तरीके का उनका विजन था, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन वो लाना चाहते थे, किस तरीके का प्रशासन, कैसा सिस्टम, क्या हायरार्कीज वो स्टैब्लिश करना चाहते थे, और किस तरीके के टाइम पीरियड में वो वापस लौट जाना चाहते थे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखकर ख़त्म किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग अब जो रिप्रेशन हुआ है, जो ब्रिटिश काउंटर अटैक चालू होता है और वो लोग फिर से किस तरीके से इस पूरी की पूरी रिवोल्ट को दबाते हैं, क्या वो एक्शंस लेते हैं मिलिटरीली और बाकी जो डिप्लोमेटिक एक्शंस वो लेते हैं, भीतर खाने या भीतर घात जो वो करने की कोशिश करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वो फोकस करेगा रिप्रेशन के ऊपर, या दूसरे शब्दों में जो अंग्रेजों ने पलटकर वार किया था, पलटकर जो हमला किया था, जो काउंटर अटैक हुए थे, जिसके तहत वो सारा इलाका जिससे ये लोग नॉर्थ में साफ हो गए थे 1857 के शुरुआती वक्त में, उसको फिर से इन्होंने कैसे जीता, उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। वो सारी चीजें मगर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग यहीं पर अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। लेक्चर खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा जो एजुकेशन है, इंक्लूडिंग एनटीएससी और ओलंपियाड्स वगैरह जो हैं उसके लिए भी सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी क्लास का आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते
हैं आप वेबसाइट पर जाके उस क्लास पर क्लिक करिए। उस क्लास के फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए। सारे वीडियोस जो हैं एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज्ड हैं एंड यहाँ से फिर आप जो भी अपना लेक्चर जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से वीडियोस को बनाया गया है। आपके सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में इन सारे वीडियोस को शूट किया है। इस तरीके से बनाया गया है कि किसी तरीके की कोई समस्या आपको ना है, बहुत ईजिली आप ग्रास्प कर सकें सब्जेक्ट को। ना सिर्फ आप समझें, ना सिर्फ आप पढ़ें, बल्कि आप उसे एंजॉय करें और उसके साथ में एक जो सीखने की खुशी होती है, जो ज्ञान हासिल करने का एक जो आपकी प्यास होती है, जो तलब होती है, वो बढ़ती चली जाए। इन सब्जेक्ट्स में आपका और इंटरेस्ट डेवलप होते होते शायद आप इनमें हायर स्टडीज़ के लिए जाएं। बढ़िया, शायद आप इसमें कंट्रीब्यूट करें और हो सकता है आने वाले वक्त में आप ही लोगों में से एक अगला रामानुजम निकल कर आए, अगले डॉक्टर कलाम निकल कर आए। आप बढ़िया अपने ज़िंदगी में तरक्की करते चले जाएं, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करें और समाज में प्रॉस्पेरिटी कमाएं, समाज में इज्जत कमाएं, नाम कमाएं और एक अच्छा जीवन जिएं। तो ये सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रहेगा ज्ञान, वो रहेगा नॉलेज, और वो नॉलेज हासिल करने में मैग्नेट ब्रेन्स आपकी मदद करता है। सो इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करिएगा और जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करिए और अच्छा अपनी ज़िंदगी में करते चले जाइए। इसी नोट पर आज की बातचीत हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें एंड कीप मूविंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक यू। जय हिंद।